नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के सामने की घंटी को जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाए प्रतिदिन। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच का सीना 2014 से 2024 तक अहंकार, तानाशाही रवैया चलता रहा है, वह अब गायब हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की अपेक्षा कमजोर हो गए हैं। राहुल का कद बढ़ रहा है, मोदी का कद घट रहा है। राहुल के जीवन काल में सुबह का सवेरा और अब दोपहर का तपता हुआ सूरज, और नरेंद्र मोदी के जीवन काल में सूर्यास्त का सूरज झलक दिखा जरूर रहा है, लेकिन अब वह डूबने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिन के अंदर 3 बिल वापस ले लिए। 3 हार उनकी हो चुकी है। अभी कितना हार होगी यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2014 और 2019 के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं और इनका कद भी घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर इनका नियंत्रण भी घट रहा है। इनका कद राहुल गांधी घटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस कब्जा जमा रहा है। अगर आरएसएस अपना अध्यक्ष बैठा देगा भारतीय जनता पार्टी पर, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की ओर रुख करेंगे और ऐसा जल्दी ही होने वाला है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस की बैठक है केरल में, और केरल की बैठक में ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस अपना प्रतिनिधि घोषित करेगा। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कब्जा कर लिए थे और भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र गायब हो चुका था, अब लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए आरएसएस ने कमर कस लिया है और राहुल गांधी ने एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी की चौथी, पांचवी तमाम हार नरेंद्र मोदी की हो रही है और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लैटरल एंट्री को वापस ले लिए बड़े ठसक के साथ। 3 दिन पहले लैटरल एंट्री के लिए विज्ञापन जारी करवाया था संघ लोक सेवा आयोग से। उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता, एनडीए के ओबीसी नेता और खास करके राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को घेरा और सवाल पूछा कि इन 45 सीटों पर बहाली के लिए जो सीधी भर्ती करा रहे हैं, आरक्षण कहाँ है? ओबीसी, एससी, एसटी कितने प्रतिनिधि बनाए जाएंगे, कितने सचिव बनाए जाएंगे, कितने डायरेक्टर बनाए जाएंगे, कितने अतिरिक्त सचिव बनाए जाएंगे? इसका कोई जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सके। और ध्यान रहे, आज का यह लेटरल एंट्री नहीं है। लेटरल एंट्री के तहत 200 बहालियां हो चुकी हैं। 10 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लैटरल एंट्री, सीधी भर्ती का कार्यक्रम लाते हैं और उसके बाद
कई चरणों में लगभग 200 से ज़्यादा सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति करते हैं और उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई जगह नहीं, कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण था तो सिर्फ आरएसएस के लिए 100% आरक्षण आरएसएस के कार्यकर्ता होने चाहिए और या तो आरएसएस का प्रचारक होना चाहिए। इतनी ही योग्यता काफ़ी थी, लेकिन यह योग्यता ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं देख रहे थे और उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे थे। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी की बैसाखियों की सरकार पहले जैसे मनमर्जी नहीं कर रही है और जिस तरह से 15 दिन के अंदर 3 बार झुके नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने झुकाया है, हमें लगता है कि इसी तरह से आगे भी झुकते रहेंगे और राहुल गांधी झुकाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस के प्रचारक वर्षों रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है, कई बार उन्होंने कहा है कि हमने 35 साल तक भीख मांग करके भोजन किया है और आरएसएस का प्रचार किया। प्रधानमंत्री जब आरएसएस के कार्यकर्ता थे तो उस समय उन्होंने अपने को अविवाहित घोषित करके प्रचारक का पद हासिल किया था आरएसएस में। आरएसएस में प्रचारक उसे ही बनाया जाता है जो ब्रह्मचर्य जीवन बिताता है, शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ता है, फुल टाइम प्रचारक के रूप में काम करता है। नरेंद्र मोदी की शादी हो चुकी थी, लेकिन पत्नी को छोड़ चुके थे और जब संघ कार्यालय पहुंचते हैं तो वह अपने को ब्रह्मचारी बताते हैं, कुंवारा बताते हैं और आरएसएस का प्रचारक बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी का पहला झूठ अगर पकड़ा जाए तो वहीं पर कि उन्होंने सबसे पहले संघ से झूठ बोला कि वे ब्रह्मचारी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने अहंकार का परिचय दिया है, तानाशाही रवैये का परिचय दिया है और विपक्ष को दुश्मन के रूप में ट्रीट किया है, इससे संघ प्रमुख मोहन भागवत खुश नहीं हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर अपना कब्जा, अपनी पकड़ 2014 से बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का लोकतंत्र गायब हो चुका है और जिस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा चलता था चुनाव जीतने के लिए, वह चेहरा भी जनता के बीच से गायब हो चुका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मन में इच्छा शक्ति बना लिया था और यह चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त लीक हो गया। इन्हीं के 3-4 सांसदों ने जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने लीक कर दिया कि हमें 400 पार, 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, हम मनुस्मृति को लागू कर देंगे, संविधान को हटा देंगे। तो यह इनकी विचारधारा है और यह विचारधारा इन्हें संघ से मिली है। संघ की हिदायत थी, 2014 में ही हिदायत दिया संघ ने कि 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं रहने देना है, बल्कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के इस फार्मूले पर काम नहीं कर सके और काम करते तो 2019 में नरेंद्र मोदी की छुट्टी हो गई होती भारत की राजनीति से, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना, ओबीसी, एससी, एसटी कतई नहीं चाहता कि यह सब कुछ हो।
लेकिन आरएसएस अगर चाहता है और बीजेपी के जरिए कराना चाहता था और नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर दिए, तो इसी वजह से 2 टर्म उन्होंने बिता लिया, 10 साल तक राज कर लिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान उनके इरादे का खुलासा हुआ, आरएसएस के एजेंडे का खुलासा हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में बुरी तरह से हार होती है और 272 के जादुई आंकड़े तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच सकी। 2 बैसाखियों के आधार पर सरकार तो बना लिए, लेकिन सरकार चला नहीं पा रहे हैं। कोई भी बिल लाते हैं तो राहुल गांधी उसे फुस कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट बिल लाए, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मीडिया का मुंह बंद करने के लिए सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, इन सब प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी ब्रॉडकास्ट बिल के तहत हो सकती थी। हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें सरकार के खिलाफ कुछ बोलें तो हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती थी। और छोटा मोटा अर्थदंड नहीं था, 50 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में वसूल किए जाते। पेनाल्टी न दिए जाने की स्थिति में वर्षों तक जेल के शिक्षों के पीछे रहना पड़ता। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इसे हटाने की मांग की और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी ब्रॉडकास्ट बिल को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे वापस लेना पड़ गया। और अब उनका कहना है कि इसे नए रूप में, नए कलेवर में लाएंगे और पेश करेंगे संसद में। वह नया रूप, कलेवर क्या होगा समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लगाम नहीं लगा सकेंगे नरेंद्र मोदी। अब उनकी 2014 और 19 वाली ठसक वाली सरकार नहीं है कि जो मर्जी होगी वह कर लेंगे, जो तानाशाही विचारधारा होगी उसे लागू कर देंगे। अब वह 240 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के प्रधानमंत्री हैं और अब वह ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो जन विरोधी, जो ओबीसी, एससी, एसटी के हकों को मारे। हमें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी एक दिन फिर से बैकफुट पर आएंगे और ओबीसी की जनगणना कराने, ओबीसी का हक अधिकार देने की बात भी मानेंगे। इससे यह होगा कि इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा फुस हो जाएगा। लेकिन अगर राहुल गांधी इसे राजनीतिक हथियार बना करके चुनाव जीतने का जरिया बनाना चाहते हैं, तब वे जरूर, उनके अंदर कुंठा उत्पन्न होगी कि हम तो नहीं लागू कर सके और इस आधार पर नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके, बल्कि उल्टा पड़ गया। अगर ऐसा सोचेंगे तो शायद यह गलत होगा। उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि हमने दबाव डाल करके नरेंद्र मोदी को झुका दिया, आरएसएस को झुका दिया। ध्यान रहे कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता की विरोधी है, समानता की विरोधी है और वह कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी को उसका संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले और वह ऊंची जातियों, सवर्ण जातियों के बराबरी में आकर के खड़े हो जाएं। ओबीसी के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आए। यह न तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं और न मोहन भागवत चाहते हैं, लेकिन वक्त की नजाकत है और राहुल गांधी का दम है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और आरएसएस का होश ठिकाने लाने का काम किया है और एक के बाद एक ऐसे निर्णय आ रहे हैं जिसे कि नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी, अपनी ठसक से नहीं चला पा रहे हैं। उस पर राहुल की छाया पड़ रही है और वह वापस हो रहा है। तो आज जो लैटरल एंट्री बिल वापस हुआ है, बिल नहीं बल्कि वैकेंसी कहिए, वापस हुआ है,
इसमें सारे आरक्षण तो ओबीसी एससी एसटी को नहीं मिलता, लेकिन आरएसएस के लिए 100% आरक्षण इसमें पहले भी था। 2018 में जब लेटरल एंट्री आया था तब भी था और अब भी रहता। लेकिन वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है और वह वक्त लोकतंत्र के मुताबिक बदलता है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बदलता है, संविधान की मजबूती के लिए बदलता है और तानाशाही शक्तियों का विनाश होता है। तानाशाही रवैया और अहंकार ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है, कुछ समय तक जरूर चल सकता है। तो आज जो कुछ भी हुआ है वह लोकतंत्र के हित में है, संविधान के हित में है। आपको हम बता दें कि चेतन भगत एक बहुत बड़े अंग्रेजी के राइटर हैं। उन्होंने 2013 में अपनी एक किताब लिखा और कहा था कि नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके लिए उन्होंने तमाम कारण भी गिनाए थे और जो उन्होंने लिखा वही हुआ भी था। आज चेतन भगत नई किताब लेकर के आ गए हैं और कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव जो संभवतः हो जाए, कभी भी हो सकता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ तो 2029 में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है। इसके लिए उन्होंने जो कारण दिखाया है उस पर विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बारे में 2014 की भविष्यवाणी सही हुई थी, तो उसी वक्त की नजाकत को देखते हुए और जिस तरह से 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार, तानाशाही रवैया सामने आया था, उन्हीं सब कारणों को रेखांकित करते हुए और बदले हुए वक्त के नजाकत को देखते हुए चेतन भगत ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी किताब में लिखा है। अब देखिए इनकी भविष्यवाणी कितना कारगर होती है, यह तो समय बताएगा, लेकिन हवाएं फिजाएं भी बता रही हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मध्यावधि चुनाव के बाद या फिर 2029 में। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी हर रोज 10 कदम आगे बढ़ते गए हैं और नरेंद्र मोदी 10 कदम पीछे होते गए हैं, उसकी वानगी चुनाव के दौरान देखने को मिल गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उत्तर प्रदेश वासियों ने कहा, 32% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने की दिशा में 32% लोगों ने अपनी सहमति दी थी, लेकिन 36% ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और उन 36% लोगों का प्रयास भी था भारतीय जनता पार्टी को हरा करके अखिलेश और राहुल को लाने के लिए। उनका इरादा भी था, प्रयास भी किया, लेकिन बैसाखियों की सरकार बन गई और ये कब तक चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। राहुल गांधी ओबीसी हक की बात जिस तरह से उठा रहे हैं, ओबीसी के हक अधिकार दिलाने की बात और उससे पहले जनगणना कराने की बात कह रहे हैं, यह बात ओबीसी के दिल दिमाग में पैठ बना ली है। और जो ओबीसी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करता था उसमें से लगभग 20% की कमी हो गई है पिछले लोकसभा चुनाव में। और जिस तरह से राहुल गांधी अभी भी ओबीसी हितों की बात कर रहे हैं, जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, तो वे लगभग 60% ओबीसी हमें लगता है कि अगले चुनाव में
100% राहुल गांधी का साथ देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार, उनका तानाशाही रवैया और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कब्जाए रखे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में दो धड़े हो गए हैं, एक संघ समर्थक और दूसरा मोदी समर्थक। मोदी समर्थक की संख्या बहुत कम है और आरएसएस का पलड़ा भारी है। तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि केरल की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी की पकड़ भारतीय जनता पार्टी पर कम हो जाएगी और जब संघ का अध्यक्ष बन जाएगा तब नरेंद्र मोदी पार्टी में भी अल्पसंख्यक बन जाएंगे और राहुल गांधी तो नाक में दम किए ही हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मनिरपेक्षता कभी नहीं पसंद आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग धर्मनिरपेक्षता को पहले तो पंथ निरपेक्षता कहना शुरू किए, उसके बाद छद्म धर्मनिरपेक्षता कहना शुरू किया। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी का माइंड परिवर्तन हुआ और लोग लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की सराहना की और यूनिफॉर्म सिविल कोड को सांप्रदायिक बताते हुए उसे धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात कही है। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अगर धर्मनिरपेक्षता को हम सही नहीं ठहराएंगे, संविधान को हम सही नहीं ठहराएंगे, तो छुट्टी होने वाली है। और सही सोच रहे हैं, लेकिन जनता तक जो संदेश जाना था वो जा चुका है। अब अगर नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, संविधान की बात करेंगे तो इस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस ले लिया और आज लैटरल एंट्री को भी वापस ले लिया, सीधी भर्ती को भी वापस ले लिया, तो इसका भी संदेश जनता के बीच, वोटरों के बीच जा चुका है कि इन कानूनों और इस सीधी भर्ती के तहत नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते थे और किस तरह से संघ को मजबूत करना चाहते थे, यह संदेश जनता तक पहुंच गया है। इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, भले ही वापस ले लिया है, लेकिन इसके यह तीनों नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन और उनके विध्वंस के लिए काफ़ी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ज्वाइन किया था, प्रधानमंत्री पद पर चुन करके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम संघ के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी अपने को संघ का प्रचारक नहीं कहते हैं और संघ से दो दो हाथ करते हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी का धड़ा, जो कि मोदी और शाह का धड़ा है, आए दिन संघ के बारे में जो कुछ कहता है और चुनाव के दौरान जिस तरह से जेपी नड्डा ने संघ को ललकारा था, उस समय तो संघ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब संघ भी ताल ठोक दिया है और नरेंद्र मोदी संघ से भिड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सांसद, अधिकांश नेता संघ के साथ हैं। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए अब इन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, अहंकार को त्यागना पड़ रहा है, पूर्वाग्रहों को त्यागना पड़ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इन्होंने बहुत देरी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।